दोस्तों, आज आप सुनेंगे ओ हेनरी की दिल को झकझोर देने वाली कहानी द लास्ट लीफ हिंदी में। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में एक छोटा सा इलाका है। यहाँ की गलियाँ बड़ी ही टेढ़ी तिरछी हैं और छोटी छोटी पट्टियों में बंट गई हैं, जिन्हें प्लेसेस कहा जाता है। ये प्लेसेस बड़े ही अजीब से कोण और मोड़ बनाते हैं। एक गली अपने आप को एक या दो बार काटती है। इस विचित्र पुराने ग्रीनविच विलेज में कला से जुड़े लोग जल्दी ही पसरने लगे थे। वो उत्तरी खिड़कियों और 18वीं शताब्दी के तिकोने छज्जों, डच स्टाइल की अटारियों और कम किराए के मकानों की तलाश में यहाँ आने लगे। फिर वे लोग 6th एवेन्यू से कांसे के कुछ मग्गे और एक दो घिसी घिसाई प्लेटें ले आए और उनकी कॉलोनी बन गई। ईंटों की एक निचली 3 मंजिली इमारत में सबसे ऊपर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोएना का प्यार का नाम था। उनमें से एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। उनकी मुलाकात हुई थी 8वीं गली के एक रेस्टोरेंट की टेबल पर, और उन्हें पता चला कि कला, सैलड और बिशप स्लीव्स के मामले में उनकी रुचियां काफ़ी मेल खाती हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक साझा स्टूडियो बना लिया। ये बात है मई की। नवंबर में उस कॉलोनी में एक ठंडा और अदृश्य अजनबी घात लगाकर घूमता फिर रहा था, लोगों को अपनी बर्फीली उंगलियों से छूते हुए। डॉक्टरों ने उसका नाम रखा था निमोनिया। उत्तर की तरफ से तो इस तबाही मचाने वाले ने निडर होकर खूब चक्कर काटे और 20 लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन संकरे और काई बिछे प्लेसेस की भूल भुलैया में उसकी चाल थोड़ी धीमी रही। इन निमोनिया महाशय को शूरवीर तो कतई नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कैलिफोर्निया की पश्चिमी हवाओं ने जिसका खून पतला कर दिया था, वो छोटी सी लाल मुट्ठियों वाली लड़की इस कांपते बदमाश के लिए कोई उपयुक्त शिकार नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने जॉन्सी को लपेट ही लिया और वो बेचारी बस अपने लोहे के रंगे हुए पलंग से चिपक कर ही रह गई। वो हिलती डुलती भी नहीं थी, बस छोटी सी डच खिड़कियों के शीशों से ईंटों वाले अगले मकान की खाली दीवार को देखती रहती थी। एक सुबह उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने इशारे से सू को गलियारे में बुलाया और कहा, उसके बचने की संभावना 10 में से 1 के बराबर है, और ये 1 की संभावना भी सिर्फ तभी है जब वो खुद जीना चाहेगी। लोग जिस तरह से कब्रिस्तान के अधिकारी की तरफ कतार बांधने लगे हैं, उससे पूरा मेडिकल जगत ही मूर्खतापूर्ण लगने लगा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी उस नन्ही दोस्त ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली। क्या तुम्हें पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सू ने बताया, वो एक दिन नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। चित्र बनाना चाहती थी? अरे नहीं, क्या उसके मन में ऐसा कुछ है जिसके बारे में वो दोबारा सोचना चाहे, मसलन कोई लड़का या कोई और? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है डॉक्टर, सू ने कहा। ओह, तब तो ये कमज़ोरी है। मैं वो सब कुछ करूँगा जो विज्ञान कर सकता है, लेकिन जब भी मेरा मरीज़ अपनी शव यात्रा में शामिल गाड़ियों को गिनने लगता है तो मैं दवाइयों का इलाज 50% कम कर देता हूँ। अगर तुम कोशिश करके उसे लबादे की आस्तीनों के जाड़ों के नए स्टाइल के बारे में एक सवाल का जवाब पा सको तो मैं उसके ठीक होने की 10 में से 1 की जगह 5 संभावना दे सकता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद सू काम करने के लिए कमरे में गई और रो रो कर उसने रुमाल को लुगदी जैसा बना दिया। फिर वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर नीग्रो संगीत की धुन में सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में आई। जॉन्सी अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी थी, उसका मुंह खिड़की की तरफ था। सू ने ये सोचकर सीटी बजानी बंद कर दी कि वो सो रही है। उसने अपना बोर्ड लगाया और एक कहानी के लिए कलम और स्याही से चित्र बनाने लगी। जब वो अपने हीरो आइडाहो के काउबॉय की आकृति पर शानदार घुड़सवारी की पतलून और एक शीशे वाला चश्मा बना रही थी तो उसने एक धीमी आवाज़ सुनी जो कई बार आई। वो जल्दी से पलंग के पास गई। जॉन्सी की आंखें पूरी खुली हुई थीं। वो खिड़की के बाहर ताक रही थी और गिनती गिन रही थी। वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने उसकी ओर से चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा। वहां गिनने के लिए आखिर ऐसा क्या था? वहां तो बस एक पेड़ विहीन उजाड़ जगह दिखाई दे रही थी और करीब 20 फीट की दूरी पर ईंटों के मकान की खाली दीवार थी। एक पुरानी लता जो जड़ों से मुरझाई और ऐंठी हुई थी, ईंट की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी।
पतझड़ की हवाओं ने उसकी पत्तियों को लता से उड़ा दिया था और उसकी अस्थिपंजर शाखाएं लगभग पत्तियों से खाली भुरभुरी ईंटों से चिपकी हुई थीं। क्या बात है जॉन्सी? सू ने पूछा। 6 जॉन्सी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वो अब ज्यादा जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 थी। उनको गिनते गिनते मेरा सिर दुखने लगता था, लेकिन अब उनको गिनना आसान है। एक और गई, अब बस 5 रह गई हैं। क्या 5 रह गई हैं? अपनी सू को नहीं बताओगी? पत्तियाँ उस बेल पर, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मुझे भी जाना होगा। 3 दिन से मुझे ये बात पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने तीखे स्वर में उलाहना दिया। क्या बात है, ऐसी बकवास मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उन पुरानी पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से भला क्या लेना देना है? और तुम तो उस बेल को इतना पसंद किया करती थी। नादान मत बनो। डॉक्टर ने आज सुबह ही मुझसे कहा है कि तुम्हारे जल्दी ही ठीक होने की संभावना है। मैं बताती हूँ कि उन्होंने सही सही क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इसकी संभावना 10 में से 10 के बराबर है, और ये तो उतनी ही अच्छी संभावना है जितनी हमारे पास तब होती है जब हम न्यूयॉर्क में ट्राम में सफ़र करते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं। चलो अब उठो और हिम्मत करके थोड़ा शोरबा ले लो और सू को उसकी ड्राइंग पूरी करने दो, ताकि वो इसे एडिटर को बेच सके और अपने बीमार दोस्त के लिए पोर्ट वाइन और अपनी लालची जबान के लिए पोर्क ला सके। तुम्हें अब और वाइन लाने की ज़रूरत नहीं है, जॉन्सी ने कमज़ोर स्वर में कहा। उसकी आंखें अब भी खिड़की के बाहर ही जमी थीं। एक और चली गई। मुझे शोरबा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब 4 रह गई हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ। फिर बस मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी, जानू, वादा करो कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। मुझे ये तस्वीरें हर हाल में कल एडिटर तक पहुँचानी हैं। मुझे रोशनी चाहिए, नहीं तो मैं पर्दा बंद कर देती। जॉन्सी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम दूसरे कमरे में ड्राइंग नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उन बेहुदा पत्तियों को इस तरह से देखती रहो। जॉन्सी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तो फिर अपना काम खत्म होते ही मुझे बता देना, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। मुझसे सोचा भी नहीं जा रहा। मैं हर एक चीज़ पर अपनी पकड़ ढीली करके बस तैरते हुए नीचे गिर जाना चाहती हूँ, ठीक उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह। सू ने उसे डांटते हुए कहा। फालतू बातें मत करो जॉन्सी, सोने की कोशिश करो। मुझे खान मजदूर की मॉडलिंग के लिए बेयरमैन को यहाँ लेकर आना होगा। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और जब तक मैं आ न जाऊँ हिलने डुलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बूढ़ा बेयरमैन एक चित्रकार था जो उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वो 60 साल का हो चुका था और उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो के मूसा की दाढ़ी की तरह थी। किसी वन देवता के सिर से एक पिशाच शिशु के शरीर तक घुंघराली नीचे आती हुई। वो एक असफल चित्रकार था। 40 साल से वो ब्रश चलाता आ रहा था और अभी तक अपनी मालकिन के कपड़ों के पल्लू को भी नहीं छुपाया था। वो हमेशा एक शाहकार बनाने की तैयारी में रहता था, लेकिन आज तक उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाया था। कई सालों से उसने व्यावसायिक स्तर पर या विज्ञापन के लिए कभी कभार लीपापोती करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। वो कॉलोनी के उन युवा चित्रकारों के लिए मॉडलिंग करके थोड़ा बहुत कमा लेता था जो किसी पेशेवर मॉडल की ऊंची फीस नहीं दे सकते थे। वो बहुत ज़्यादा जिन पीता था और अभी भी अपने आने वाले शाहकार के बारे में बातें किया करता था। इसके अलावा वो एक भयानक नन्हा बूढ़ा था जो किसी भी व्यक्ति में ज़्यादा नज़ाकत देखकर उसका मजाक उड़ाता था। वो अपने आप को ऊपर वाले स्टूडियो में रहने वाली इन दोनों चित्रकार बच्चियों की रक्षा करने वाला कुत्ता मानता था। सू जब नीचे उसके कमरे में पहुंची तो वहां बहुत कम रोशनी थी और बेयरमैन धूप चंदन की जोरदार खुशबू ले रहा था।
कमरे के एक कोने में एक कोरा कैनवास रखा था जो पिछले 25 सालों से उस शाहकार की पहली रेखा खींचे जाने का इंतजार कर रहा था। सू ने उसे जॉन्सी की तबीयत के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उसे ये डर है कि जब दुनिया पर उसकी कमज़ोर पकड़ और भी ढीली पड़ जाएगी तो वो सचमुच खुद भी एक पत्ते की तरह गिर जाएगी। बूढ़े बेयरमैन की आंखों से पानी बह चला। उसने इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कल्पनाओं पर चिल्ला चिल्लाकर अपने तिरस्कार और उपहास को व्यक्त किया। वो बोला, क्या कहती हो? क्या इस दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो बस इसलिए मर जाएंगे कि किसी सूखी बेल से पत्तियां गिर रही हैं? मैंने आज तक ऐसी बकवास नहीं सुनी। मैं तुम्हारे उस बेवकूफ़ वैरागी शैरागी के लिए मॉडल नहीं बनूंगा। तुमने ये बेवकूफ़ी की बात उसके दिमाग में आने ही क्यों दी? बेचारी मिस जॉन्सी। सू ने उत्तर दिया, वो बहुत बीमार और कमज़ोर हो रही है। बुखार ने उसके दिमाग को बिगाड़ कर रख दिया है और अजीब अजीब कल्पनाओं से भर दिया है। कोई बात नहीं बेयरमैन साहब, अगर आप मेरे लिए मॉडलिंग नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप एक बेकार खूसट गपोड़िए हैं। बेयरमैन जोर से चिल्ला पड़ा, तुम भी बिल्कुल दूसरी औरतों जैसी हो। किसने कहा कि मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा? चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आधे घंटे से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मॉडलिंग के लिए तैयार हूँ। देखो, इस जगह मिस जॉन्सी जैसी कोई अच्छी लड़की बीमार नहीं रहेगी। एक दिन मैं एक शाहकार बनाऊंगा और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे, समझी? चलो अब। जब वे दोनों ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया और बेयरमैन को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। वहां जाकर उन्होंने डरते हुए खिड़की के बाहर झांककर सिर पेंचे की उस बेल को देखा। फिर उन्होंने बिना कुछ बोले एक पल एक दूसरे को देखा। बाहर लगातार ठंडी बारिश पड़ रही थी जिसमें बर्फ भी मिली थी। बेयरमैन अपनी पुरानी नीली कमीज पहने चट्टान के तौर पर उल्टी रखी केतली पर एक वैरागी खान मजदूर की तरह बैठ गया। जब सू 1 घंटे की नींद लेकर अगली सुबह उठी तो उसने देखा कि जॉन्सी उदास खुली आंखों से हरे पर्दे को देख रही थी। उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, ये पर्दे को हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। सू ने विवश होकर पर्दे को हटा दिया। लेकिन कमाल की बात थी कि पूरी रात चली तड़ातड़ बारिश और हवा के भयंकर झोंकों के बाद भी ईंट की दीवार पर सिरपेचे की एक पत्ती अभी भी लगी हुई थी। ये बेल की आखिरी पत्ती थी। अपने डंठल के पास ये अभी भी गहरी हरी थी, लेकिन मौसम के थपेड़ों से इसके किनारे कटफट गए थे और वहां से ये पीली पड़ रही थी। और इसी दिशा में वो जमीन से कोई 20 फुट ऊपर एक शाखा से बहादुरी से लटकी हुई थी। जॉन्सी ने कहा, ये आखिरी पत्ती है। मैंने तो सोचा था कि ये रात में ज़रूर गिर जाएगी। मैंने तेज़ हवा का शोर सुना था। रात में नहीं भी गिरी तो आज तो पक्का गिर जाएगी और उसी के साथ मैं भी मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो जानू तुम? अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारी दुनिया में सबसे अकेली चीज़ एक आत्मा होती है जिस वक्त ये अपनी रहस्यमयी सुदूर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही होती है। जब उसे दोस्ती और धरती से बांधने वाले बंधन एक एक करके ढीले हो गए तो कल्पना ने जैसे उसे और भी मजबूती से जकड़ लिया। पूरा दिन बीत गया और शाम के धुंधलके में भी वो अकेली सिरपेंचे की पत्ती अपने डंठल समेत दीवार पर अभी भी चिपटी दिखाई दे रही थी। रात आने पर उत्तरी हवा एक बार फिर से जोर से चल पड़ी, जबकि बारिश खिड़कियों पर अभी भी तड़ातड़ पड़ रही थी और कम ऊंचाई वाले डच छज्जों से नीचे गिर रही थी। जब पर्याप्त रोशनी हो गई तो जॉन्सी ने आदेश दिया कि पर्दे को उठा दिया जाए। सिरपेंचे की पत्ती अभी भी वहां मौजूद थी। जॉन्सी देर तक लेटी उसे देखती रही। फिर उसने सू को आवाज़ दी जो गैस के चूल्हे पर अपना चिकन सूप बना रही थी। इस बार जॉन्सी ने थोड़े मजबूत स्वर में कहा, सूडी, मैं खराब लड़की हूँ। ये आखिरी पत्ती वहाँ इसलिए टिकी हुई है ताकि मैं ये समझ लूँ कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। मरने की इच्छा करना वाकई पाप है। क्या तुम मुझे थोड़ा शोरबा और दूध में थोड़ी पोर्ट वाइन डालकर दे सकती हो? और हाँ, पहले मुझे एक शीशा ला कर दे दो
और मेरे सहारे के लिए एक तकिया लगा दो। मैं बैठकर तुम्हें खाना पकाते देखती रहूंगी। 1 घंटे के बाद वो बोली, सूडी, एक दिन मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊंगी। दोपहर के बाद डॉक्टर आए और जब वो जाने लगे तो सू बहाने से उनके साथ गलियारे में आ गई। डॉक्टर ने सू का पतला कांपता हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब तो अच्छी संभावना लग रही है। अगर तुमने सही से उसकी देखभाल की तो वो जी जाएगी। अब मुझे नीचे जाकर एक और मरीज को देखना है। उसका नाम बेयरमैन है और मुझे लगता है वो भी कोई चित्रकार ही है। उसे भी निमोनिया हुआ है। वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर है, इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे आज अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वहाँ वो थोड़ा ज़्यादा आराम से रह सकेगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू को बताया, जॉन्सी अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। तुम जीत गईं। अब बस खिलाई पिलाई और देखभाल, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर के बाद सू उस पलंग के पास गई जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था और वो कंधे पर डालने के लिए एक बहुत नीला और बेकार सा ऊनी स्कार्फ बुन रही थी। सू ने उसे तकिए समेत अपनी बाहों में समेट लिया। फिर वो बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेयरमैन आज अस्पताल में निमोनिया से मर गए। वो बस 2 दिन बीमार रहे। बीमारी के पहले दिन की सुबह वो चौकीदार को नीचे अपने कमरे में दर्द से तड़पते हुए मिले थे। उनके जूते और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ से ठंडे हो रहे थे। कोई समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी भयंकर रात में आखिर कहाँ गए थे। फिर उन्हें एक लालटेन मिली जो अभी भी जली हुई थी और एक सीढ़ी मिली जिसे उसकी जगह से घसीट कर लाया गया था, और इसके अलावा कुछ ब्रश बिखरे हुए मिले और एक रंगों वाला पैलेट जिस पर हरा और पीला रंग मिलाया गया था। और अब ज़रा उस खिड़की से बाहर दीवार पर सिरपेंचे की उस आखिरी पत्ती को देखो। तुम्हारे दिमाग में क्या ये बात कभी नहीं आई कि इतनी तेज़ हवा चलने पर भी ये पत्ती ना कभी फड़फड़ाई और ना कभी हिली? ये बेयरमैन का शाहकार है जॉन्सी। उन्होंने इसे उस रात बनाया था जब वो आखिरी पत्ती गिरी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और खूबसूरत कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।